दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स लो टेम्परेचर को लेकर के आ रहे थे कि हमें लो टेम्परेचर में कौन से इंजेक्शंस लगाने चाहिए। आज मैं ऐसे 3 प्रमुख इंजेक्शन बताने जा रहा हूं जो कि लो टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके बगैर लो टेम्परेचर का अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं या गाय भैंस नीचे बैठ गई है, खड़ी नहीं हो रही है, काफ नीचे बैठ गया है, खड़ा नहीं हो रहा है, उसका अगर आप इलाज कर रहे हैं तो इन तीनों के बगैर कतई संभव नहीं होगा। अगर तीनों में से एक को भी स्किप किया तो इलाज नहीं हो पाएगा। कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। नंबर 1 इंजेक्शन आप लोगों के सामने आया है और वो इंजेक्शन है केटोसाल। केटोसाल जो इंजेक्शन है इसके अगर सॉल्ट को हम देखें तो इसमें बुटाफॉस्फोन और साइनोकोबालामिन है। बुटाफॉस्फोन मतलब एक फास्फोरस की फॉर्म है, यानी यहां पर हमारा उद्देश्य है कि एक फास्फोरस की फॉर्म को भी लगाया जाए। बहुत सारी फास्फोरस की फॉर्म है जिनमें से एक है बुटाफॉस्फोन, तो वो वहां पर यहां लगा देंगे। इसके अलावा बुटाफॉस्फोन नहीं तो आप कोई सी भी दूसरी फॉर्म यूज कर सकते हैं। वो टोल्डिंग फॉस हो सकती है, बफर्ड फास्फोरस हो सकती है, या फिर वो सोडियम एसिड फॉस्फेट भी हो सकता है। उनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो आती है साइनोकोबालामिन, यह है विटामिन B12 है। तो विटामिन B12 है या B1, B6 कोई सा भी विटामिन यूज करना यहां पर जरूरी है। बी क्यों? ये होता है नर्वाइन टॉनिक, और नर्वाइन टॉनिक जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कोई सा भी एक नर्वाइन टॉनिक यहां शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंजेक्शनों की संख्या को कम करने के लिए हमने फास्फोरस और नर्वाइन इंजेक्शन दोनों को मिक्स वाला इंजेक्शन यहां यूज लेने का निर्णय लिया है, जो कि है केटोसाल। थोड़ा ऊपर चला गया है, नीचे ले आता हूं केटोसाल को। तो नंबर 1 इंजेक्शन आया है इसमें केटोसाल। नंबर 2 अगर इंजेक्शन की हम बात करें तो वो है फ्रेंड V5। V5 में विटामिन ए है, D3 है, E है, H है और साथ में है आयोडाइज्ड यानी आयोडीन भी इसमें मिलेगा। इसके ऊपर हमने डिटेल से वीडियो भी बनाया था, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है लो टेम्परेचर, और जब पशु बैठ जाता है, खड़ा ही नहीं हो पाता है, उस समय इसको लगाना एक तरीके की मुख्य इंपॉर्टेंस बन जाती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें इतने सारे जो विटामिन और मिले हुए हैं, मिनरल भी है, तो ये सब क्या करेंगे, ये सब पशु के लो टेम्परेचर को उबारने में और साथ में उसकी जो कमजोरी हुई है वो ठीक करने में और उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो दूसरा इंजेक्शन, प्रमुख इंजेक्शन जो है वो V5 यहां पर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने केटोसोल तो बता दिया लेकिन उसकी मात्रा नहीं बताई, तो एक बार वापस से चलते हैं। देखिए केटोसोल जो पशु चिकित्सक यूज करते हैं, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये इंजेक्शन सिर्फ जानकारी मात्र के लिए है, सिर्फ पशु चिकित्सकों के लिए। बाकी सभी पशु चिकित्सक अपने विवेक से इलाज करेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख करके पशुपालक खुद इलाज करें। पशु चिकित्सक की उपस्थिति के बगैर इलाज करना सही नहीं रहेगा। तो देखिए केटोसोल जो इंजेक्शन है उसको अगर हम डोज वाइज देखें तो 1 ml, यानी इसको जब यूज किया जाएगा तो 1 ml प्रति 20 kg बॉडी वेट, 20 kg बॉडी वेट पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओडी लगाया जाता है, यानी दिन में एक बार लगाया जाता है, इनटू 3 डे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो 1 ml 20 kg बॉडी वेट पर 200 किलो वाले को 10 ml दिया जाएगा, 300 किलो वाले को 15 ml दिया जाता है। ओडी मतलब वंस इन ए डे, यानी दिन में एक बार दिया जाता है और इसे 3 दिन तक इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर के इसमें रिजल्ट मिलता है। इसी प्रकार से जो इंजेक्शन V5 था, इसको अगर हम देखें तो ये 5 ml की जो डोज आती है वो फुल डोज आती है। 300 किलो से ऊपर जो भी जानवर है या 250 किलो से ऊपर है, उन्हें आप 5 ml यूज करवा सकते हैं। 5 ml प्रति पशु ही मान लीजिए आप, ठीक है। और पशु कौन सा? जो 250 kg से ऊपर है, ठीक है। 250 kg से जो ऊपर का पशु है उसे आप लगा दीजिए 5 ml, चल जाएगा। बहुत ज्यादा ऊपर से 6 क्विंटल के आसपास, 5 से ऊपर होता है, तो वहां पर थोड़ी सी डोज को इसको बढ़ाया जा सकता है। बाकी सब जगह 5 ml इसकी सफिशिएंट डोज है। लेकिन इसको लगाना कितना है? इसको लगाना सिंगल डोज, यानी एक ही बार लगाना है, दूसरे दिन इसको रिपीट नहीं करना रहता। अगर रिपीट करना होता है तो 7 दिन बाद रिपीट किया जाता है। तो इसे आप एक बार सिंगल शॉट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके बाद
जो तीसरा इंजेक्शन आता है वो आता है फ्रेंड कैल्सीमस्ट। कैल्सीमस्ट, कैलबीडी, कैलडी12, बहुत सारे इंजेक्शन हैं, कैल्सीवेट, यानी कैल्शियम के बहुत सारे इंजेक्शन मिल जाएंगे। यहां पर भी अगर हम देखें तो कैल्शियम के साथ कोलेकैल्सिफेरॉल मिक्स है, यानी विटामिन D3 यहां भी मिक्स है, और साइनोकोबालामिन भी यहां भी मिक्स है। यानी ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पशु को खड़ा करने के लिए और लो टेम्परेचर से उबारने के लिए। बाकी जो भी कंडीशन रहती है, कंडीशन के हिसाब से कई बार कैल्शियम को IV भी यूज किया जाता है, यानी IV कैल्शियम जो आते हैं उनको भी यूज किया जाता है। तो ये 3 इंजेक्शन है जो लो टेम्परेचर की प्रमुख धुरी मानी जाती है, यानी प्रमुख धुरी है ये 3 इंजेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कई बार क्या होता है कि डेक्सट्रोज की कमी हो जाती है, तो डेक्सट्रोज की कमी हो जाती है तो वहां पर डेक्सट्रोज के लिए कई प्रकार के सलाइन वगैरह वो यूज किए जाते हैं, जबकि इन तीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं इसके इस्तेमाल को भी डिटेल से आपको बता देता हूं कि कितना इस्तेमाल करना रहेगा। तो देखिए, कैल्सीमस्ट इंजेक्शन जो है 1 ml इंजेक्शन प्रति 20 kg बॉडी वेट, यानी कि जो पहले वाला था, हमने जैसे केटोसॉल यूज किया था उसी तरीके से यूज करना है 1 ml 20 kg बॉडी वेट के। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसकी मात्रा को इसी हिसाब से लगाना, क्योंकि कैल्शियम कई बार हम ज़्यादा लगा देते हैं ना, तो ज़्यादा लगाने से भी दिक्कत हो जाती है। तो 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से OD इंटू 3 डे, यानी 3 दिन तक यहाँ ये भी लगाना रहेगा। तो ये जो नॉर्मल केसेस जितने भी होते हैं जिनमें लो टेम्परेचर रहता है, खाना पीना बंद रहता है, पशु कई बार खड़ा हो भी जाता है तो कई बार नहीं भी होता है, तो ऐसी कंडीशन में पूरा का पूरा इन तीनों इंजेक्शन से इलाज हो जाता है। जबकि जब ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है, मतलब बैठ गया सांप, उठ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो वहां पर फिर हमें कई चीजों को सोचना पड़ता है। क्या उसको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, उसकी तरफ जाना पड़ता है, या फिर उसको कोई हाइपोकैल्सीमिया वगैरह ज़्यादा तो नहीं हुआ है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी, जिसके लिए हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। लेकिन कई बार जब ज़्यादा हो जाता है तो सिर्फ इंट्रामस्कुलर से काम नहीं चलता, IV लगाना पड़ता है। या फिर उसको DCS तो नहीं हो गया, DCS मतलब डाउनर काउ सिंड्रोम, ये कुछ बीमारियां हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो ये जब हो जाती है ना भाई, तब भी दिक्कत कर लेती है। तो नॉर्मल में हम ये इलाज कर सकते हैं सिर्फ पशु चिकित्सक की मौजूदगी में। इसके अलावा अगर नॉर्मल मान लीजिए नहीं है स्थिति, उन बीमारियों की तरफ जा रही है, तो उन बीमारियों के हिसाब से हमें इलाज करना पड़ेगा। हम विचार कर रहे हैं कि हमारे चैनल पर कंप्लीट जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों की पूरी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए कि उनकी पैथोलॉजी क्या है, वो किस तरीके से होती है, ट्रांसमिशन कैसे होता है और किसकी कमी से होती है, मतलब सारी की सारी बीमारियों का हम विचार कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, कमेंट जिन पर आते रहेंगे और उन बीमारियों को लेकर के हम आपके लिए लगातार वीडियोस लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।